हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8:30 हो चुके हैं और डेली की तरह मैं आपके लिए सीआईबी एमसीक्यू सीरीज लेकर हाजिर हूं। ये क्लास आपके सीआईबी पेपर एबीएफएम से संबंधित है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल बी की 6th क्लास। रेगुलर डेली बेसिस पर हम आपके लिए पर्टिकुलर मॉड्यूल से जुड़े हुए एमसीक्यू सेशंस ला रहे हैं। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो अपने सभी साथियों को इस सेशन को वॉच करने के लिए जरूर बोलिए। क्लास की शुरुआत करते हैं। मॉड्यूल बी एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेक्चर नंबर 6 है आज। इससे पहले हम 5th क्लास डिस्कस कर चुके हैं। आज पहला सवाल आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और वो है उस टॉपिक पर जो हम डिस्कस कर चुके हैं और एक जो नहीं डिस्कस किया उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला सवाल जो है वो है जुड़ा हुआ सीएपीएम से। Which of the following best describes the key difference between WACC and CAPM, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, तो इन दोनों के डिफरेंसेस बताने से पहले आपको पता होना चाहिए डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं पहले। यहां पर देखिए, कोई कंपनी है, मान लीजिए M&M, ये कंपनी है। अब इस कंपनी को अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस चलाने, तो इसके लिए इसे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कई तरीके से पूरी हो सकती है। तो यहां पर इसके सामने 3 ऑप्शन है, मान लीजिए 3 ऑप्शन है इनके पास। ये इक्विटी इशू कर रही है, कंपनी के द्वारा इक्विटी के माध्यम से फाइनेंस का रिक्वायरमेंट पूरा किया जा रहा है। कंपनी के द्वारा डेट का इस्तेमाल किया जा रहा है और कंपनी के द्वारा प्रेफरेंस कैपिटल भी इशू किया जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर भी इशू किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है कंपनी की, वो इस प्रकार से वो पूरा कर रहा है। अब इक्विटी का कितना वेटेज है, इक्विटी का कितना वेटेज है, डेट का कितना वेटेज है और प्रेफरेंस शेयर का कितना वेटेज है, अलग अलग हो सकता है। कंपनी अपनी ऑब्जेक्टिव, अपने गोल के हिसाब से जिस भी फॉर्म में ज्यादा फंड रेज करना चाहे वो कर सकती है। लेकिन जो भी यहां पर आपको फाइनेंस रिक्वायरमेंट के रिसोर्सेज दिख रहे हैं, जैसे अगर इक्विटी जारी करके कंपनी ने फंड रिसीव किया है, फंड रेज किया है, तो यहां पर उसे क्या पे करना पड़ेगा, कंपनी को डिविडेंड देना पड़ेगा। अब डिविडेंड ये डिपेंड करता है प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स को कितना, शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बाद में इनको डेट पर उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर पर उसे फिक्स्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब सवाल ये बनता है कि भाई ये जो भी हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स थी उसको हमने जो पूरा किया, इसके लिए भाई इस पर पेमेंट भी तो करनी है। तो यहां पर WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ये एवरेज है इन सबका, एक तरह से एवरेज है। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम पता कर रहे हैं कि भाई क्या वेटेज है, उस पर कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो मान लीजिए जो भी इक्विटी है, वेटेज की इक्विटी WE, और इस पर जो डिविडेंड पे करना पड़ रहा है जिस भी रेट से, मान लीजिए वो है क्या, RE, प्लस डेट का जो वेटेज है WD, इस पर जो रेट इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो है RD, वेटेज है प्रेफरेंस कैपिटल का WP, और इस पर जो रेट ऑफ डिविडेंड पे किया जा रहा है वो है RP। तो ये है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब किसी भी कंपनी के द्वारा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए जो भी रिसोर्सेज यहां पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनका क्या वेटेज और उस पर कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल लग रहा है। ठीक है, तो एक तरह से देखिए यहां पर अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटीज हैं और उसका अलग अलग वेटेज है। ये तो हो गया आपका WACC। जब हम CAPM कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, यहां पर हम डिफरेंट टाइप के सिक्योरिटीज को मेजर नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर केवल कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मेजर करते हैं। और वो कैसे करते हैं, रिस्क फ्री रेट बीटा RM माइनस RF, इसे बोलते हैं हम लोग रिस्क फ्री प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम बोलते हैं इसे, RM माइनस RF मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो ये यहां पर केवल इक्विटी को मेजर कर रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मेजर कर रहा है। यहां पर एवरेज जो रिसोर्सेज थे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उन सब के बारे में जानकारी मिल रही है, यहां पर केवल कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में जानकारी मिल रही है। अब इसके आधार पर आपको ये ऑप्शन में से सही जवाब देना है।
WACC कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, केवल इक्विटी मेंशन किया गया है, while CAPM कैलकुलेट द रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल, जबकि ये गलत है। WACC में टोटल कैपिटल पे हम कंसीडर करते हैं और CAPM की जब बात करते हैं तो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर फोकस करते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया आपका। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी, बात सही है। while CAPM estimates only the cost of equity, बी ऑप्शन यहां पर यानी कि सेकंड ऑप्शन सही जवाब दे रहा है। बाकी भी देख लेते हैं। WACC इज यूज्ड टू वैल्यू रिस्की इन्वेस्टमेंट, नहीं। while CAPM इज ओनली यूज्ड फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गलत ऑप्शन। CAPM जो है ये रिस्की जो असेट्स होते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उनको एक तरह से उनके बारे में जानकारी देता है, उनकी वैल्यू को एस्टिमेट करता है। CAPM इज यूज्ड फॉर डेट फाइनेंसिंग डिसीजंस while WACC यूज्ड फॉर इक्विटी फाइनेंसिंग डिसीजन, नहीं, ऐसा नहीं है। CAPM जो है वो इक्विटी फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में जानकारी देता है। तो ये बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं, सेकंड ऑप्शन यहां पर एकदम परफेक्ट है, सेकंड ऑप्शन एकदम परफेक्ट है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन क्या है, करते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ डेट वेटेड बाय देयर प्रोपोर्शंस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। CAPM is a model used to specifically to estimate the cost of equity based on risk and expected return. तो CAPM में हम केवल कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर फोकस करते हैं, जबकि यहां पर हम टोटल कैपिटल पर फोकस करते हैं। तो पहला सवाल आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है जो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंट रेट सेंसिटिविटी पर बेस्ड है। बहुत अच्छा सवाल है। अब एनालिस्ट जो है उनके द्वारा इवेल्युएट किया जा रहा है किसी प्रोजेक्ट को। Analysts are evaluating a project with expected future cash flows. As the discount rate increases, which of the following statement is most accurate? तो अगर डिस्काउंट रेट बढ़ रहा है तो एनपीवी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है एग्जाम में, ये इस पर्टिकुलर सवाल में। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो खुद देखिए, अगर डिस्काउंट रेट बढ़ता है, डिस्काउंट रेट बढ़ता है तो एनपीवी डिक्रीज होगा, और डिस्काउंट रेट अगर कम होगा तो एनपीवी आपका ग्रो करेगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीजेस रिफ्लेक्टिंग हायर रिस्क प्रीमियम्स, नहीं, ये गलत है। नेट प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीजेस एंड लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज आर डिसप्रोपोर्शनेटली इफेक्टेड, बिल्कुल सही बात है। अगर डिस्काउंट रेट आपके बढ़ रहे हैं तो उसका इंपैक्ट एनपीवी पे पड़ेगा, एनपीवी डिक्रीज होगा, और लॉन्ग टर्म कैश फ्लो जो है वो भी डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ठीक है जी, एनपीवी बिकम्स इंडिपेंडेंट, गलत ऑप्शन है। आईआरआर इंक्रीजेस एज द डिस्काउंट रेट इंक्रीजेस। तो यहां पर आंसर जो है सेकंड ऑप्शन एकदम परफेक्ट है। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग फटाफट। देखिए, आंसर बी यहां पर सही है, एनपीवी डिक्रीजेस एंड लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज आर डिसप्रोपोर्शनेटली इफेक्टेड। एक्सप्लेनेशन है, एनपीवी होता क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ऐसे हम निकालते हैं, एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंटिंग मींस, डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है, मींस कैश फ्लोज फर्दर इन द फ्यूचर आर वर्थ लेस टुडे। ठीक है, अ हायर further higher discount rate further reduces the present value of these cash flows, और जब प्रेजेंट वैल्यू रिड्यूस होगी तो ऑटोमेटिकली हम एनपीवी की जब बात करेंगे वो भी आपका कम होगा। दिस डिक्रीजेस एनपीवी स्पेशली फॉर प्रोजेक्ट्स विद लार्ज कैश फ्लोज अकरिंग इन द डिस्टेंट फ्यूचर। ठीक है, तो आपके सामने यहां पर हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया जा रहा है। अगला सवाल एक न्यूमेरिकल है और वो बेस्ड है किस पर, सीएपीएम पर। ठीक है, सीएपीएम पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं, अभी अभी आपने पढ़ा, इसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा कि आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, जो भी रिस्क फ्री रेट होगा प्लस जो भी बीटा होगा माइनस मार्केट रिस्क प्रीमियम यानी कि आर एम माइनस आर एफ, यही फॉर्मूला यूज करना। रिस्क फ्री रेट 4% है, 4% है, बीटा यहां पर 1.2 है, 1.2 है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न
ऑन द मार्केट RM 10% है और रिस्क फ्री रेट 4% है, ठीक है, 4% है। तो यानी कि 10% माइनस आपका 4%, ये 6% हो जाएगा, 6% हो जाएगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो ये आपका 7.2 आएगा और ये 4% रहेगा और ये आपका आंसर जो आएगा 11.2%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आ रही है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी 11.2% आएगी, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो फॉर्मूला जो होता है हमारा CAPM का वो आपके सामने, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम कैलकुलेट करते हैं रिस्क फ्री रेट प्लस लेवर्ड बीटा मल्टीप्लाई बाय मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होता है? जो भी एक्सपेक्टेड रेट होता है मार्केट में माइनस रिस्क फ्री रेट, ये फॉर्मूला है, सारी वैल्यू आपके सामने, इसको हम एक बार पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, चौथा सवाल आपके सामने है। इन द CAPM फॉर्मूला, CAPM फॉर्मूला जो है आपका, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा RM माइनस RF, ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है हमारा। अब ऐसे आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी को RE भी लिख सकते हैं, बहुत से लोग RE लिखते हैं, मैंने C लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, इसे आप ऐसे समझ लीजिए RE, ठीक है, ओके। तो बोला गया सेफ होना, व्हाट डज द टर्म बीटा रिप्रेजेंट? बीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? बीटा कोई भी सिक्योरिटी है ना, उसकी वॉलेटिलिटी मार्केट के रिस्पेक्ट में बीटा रिप्रेजेंट करता है। तो मार्केट में जो भी उथल पुथल हो रही है उसके इंपैक्ट को बीटा के माध्यम से हम यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो द वॉलेटिलिटी ऑफ अ सिक्योरिटी रिलेटेड टू द मार्केट, दिस इज नोन एज बीटा, इसे हम बीटा बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पांचवा सवाल, बड़ा अच्छा है और ये डिसीजन मेकिंग से संबंधित है। और आप सभी साथियों को डिसीजन मेकिंग की जब भी बात की जाती है तो कई टाइप के एनालिसिस मिलते हैं जिनकी मदद से हम जानने की कोशिश करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कौन सा वो वेरिएबल है जो ज्यादा इंपैक्ट डालेगा अगर उसमें बदलाव होता है। तो यहां पर पूछा गया कि वो कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है डिफरेंस बिटवीन सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड सिनेरियो एनालिसिस। कल हम लोगों ने पढ़ा है इस पर। सेंसिटिविटी एनालिसिस, कोई भी प्रोजेक्ट है उससे संबंधित कई वेरिएबल्स हो सकते हैं जो उस पर इंपैक्ट डालें, सीधी सी बात है। अब ऐसे समझ लीजिए भाई, फिक्स कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट की बढ़ जाए तो सीधा सा उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? रेवेन्यू पे पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाए तो उसका इंपैक्ट रेवेन्यू पे पड़ेगा। सेल घट जाए तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा, सेल बढ़ जाए तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो हम यहां पर किसी भी प्रोजेक्ट में जब सेंसिटिविटी एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं तो किसी एक वेरिएबल में बदलाव करके या चेंजेस करके उसके इंपैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। एक वेरिएबल में एट ए टाइम एक वेरिएबल हम लेते हैं, ठीक है, फिर दूसरे वेरिएबल को लेंगे, फिर तीसरे को लेंगे, ऐसा करते हैं। जबकि सिनेरियो एनालिसिस जो है इससे एक कदम आगे है, जहां पर हम सभी वेरिएबल को एक साथ लेते हैं और सभी वेरिएबल्स को तीन प्रकार की सिनेरियो में चेक करते हैं, बेस्ट, वर्स्ट और नॉर्मल में, ठीक है। अब इससे संबंधित देखिए कौन से ऑप्शन में बातें जानकारी दी गई। सेंसिटिविटी एनालिसिस इवैल्यूएट्स मल्टीपल वेरिएबल एट वंस। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में मल्टीपल वेरिएबल की बात नहीं होती है, ऑप्शन गलत हो गया आपका। सिनेरियो एनालिसिस असेस द इंपैक्ट ऑफ रैंडम एरर्स व्हाइल सेंसिटिविटी एनालिसिस कंसीडर्स मार्केट वोलेटिलिटी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। सेंसिटिविटी एनालिसिस एग्जामिन्स द इंपैक्ट ऑफ चेंजिंग वन वेरिएबल एट ए टाइम, वन वेरिएबल एट अ टाइम, बिल्कुल सही बात यहां पे लिखी गई है, एकदम वन वेरिएबल एट ए टाइम, सही बात है। जबकि सिनेरियो एनालिसिस इवैल्यूएट्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द चेंजेस इन मल्टीपल वेरिएबल। बिल्कुल सही जवाब आपको मिल रहा है, कहां पर? सी ऑप्शन में मिल रहा है। जब आपको सही जवाब मिल गया, डी ऑप्शन आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है कि सिनेरियो एनालिसिस इज यूज्ड ओनली इन क्वालिटेटिव रिसर्च, ओनली लिख दिया गया इसलिए गलत हो जा रहा है ऑप्शन ये, ठीक है, डी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहां पर एकदम परफेक्ट है। ओके साथियों, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following best distinguishes simulation analysis from sensitivity and scenario analysis? तीन प्रकार के एनालिसिस के बारे में जानकारी दी गई आपको कि भाई एक होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस जहां किसी एक वेरिएबल में चेंज करते हैं और इंपैक्ट को देखते हैं। सिनेरियो एनालिसिस जो कि एक कदम आगे है, जहां पर सभी वेरिएबल्स में चेंज करके तीन सिनेरियो को चेक करते हैं, बेस्ट, नॉर्मल और वर्स्ट। सिमुलेशन एनालिसिस में, सिमुलेशन का मतलब होता है टाइप, प्रोटोटाइप एक टाइप का,
नॉट रियल। हम एक आर्टिफिशियल बट सिमिलर सिचुएशन को क्रिएट करते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं, उसको इवेल्युएट करके फिर हम ये पता करते हैं कि भैया हमें प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की चीजें आपको पता चल गई। अब यहां पर हमें देखना है कि सिमुलेशन एनालिसिस इवेल्युएट्स अ सिंगल इनपुट वेरिएबल, जो कि गलत है। सिमुलेशन एनालिसिस में ऐसा नहीं, हम सिंगल इनपुट वेरिएबल को इवेल्युएट करते हैं किसमें, सेंसिटिविटी में। सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम करते हैं, ये गलत ऑप्शन हो गया। सिमुलेशन एनालिसिस यूजेस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। देखिए मैंने क्या बोला, सिमुलेशन में हम क्या करते हैं, एक सिमिलर बट आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करेंगे और उस पर हम एग्जामिन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू असेस द इंपैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी अक्रॉस मल्टीपल वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। बी ऑप्शन यहां पर एकदम परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द की डिफरेंसेस बिटवीन एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इन कैपिटल बजटिंग। देखिए कैपिटल बजटिंग कई टेक्निक्स है, डीसीएफ टेक्निक्स है, नॉन डीसीएफ टेक्निक है। डीसीएफ टेक्निक में आपका एनपीवी आता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आता है। प्रॉफिटेबिलिटी जो है एक एब्सोल्यूट नंबर नहीं होता, प्रॉफिटेबिलिटी एक रिलेटिव वैल्यू होती है। हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जब कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर आपको एक रिलेटिव वैल्यू पता चलती है। इसका इस्तेमाल हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स में कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है उसके लिए करते हैं, रिलेट करते हैं। एनपीवी में हमें एब्सोल्यूट वैल्यू पता चलती है। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो एनपीवी अकाउंट्स फॉर रिस्क एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी व्हाइल पीआई डज नॉट। नहीं, पीआई जो है, पीआई डज नॉट लिखकर यहां पर इसे गलत कर दिया जा रहा है। एनपीवी प्रोवाइड्स रिलेटिव मेजर्स, जो कि गलत है। एनपीवी प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट मेजर, एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोवाइड करती है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो आपको रिलेटिव वैल्यू पता करती है। एनपीवी गिव्स एन एब्सोल्यूट मेजर, बिल्कुल सही जवाब, ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, व्हाइल पीआई प्रोवाइड्स अ रिलेटिव मेजर। सी ऑप्शन यहां पर एकदम तूफानी, एकदम बस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन एनपीवी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इन कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस। तो एनपीवी और पीआई के बीच के आपको रिलेशनशिप को यहां पर क्लियर करना है, समझाना है। इफ द एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट इज पॉजिटिव, देखिए यहां पर एक चीज को समझिएगा, अगर एनपीवी 0 है, पुरानी बातें याद करनी पड़ेंगी। एनपीवी 0 है अगर, तो इसका मतलब पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा। एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो पीआई जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, और एनपीवी अगर नेगेटिव है तो जो पीआई होगा वो लेस देन 1 होगा। ये अब इसकी मदद से आप आंसर पता कर सकते हैं। इफ द एनपीवी ऑफ ए प्रोजेक्ट इज पॉजिटिव द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विल बी लेस देन 1, गलत है। एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो पीआई आपका ग्रेटर देन 1 होगा। A project with a profitability index greater than 1 will always have a negative NPV, नहीं ये पॉजिटिव एनपीवी होगा। A project with a positive NPV will have a profitability index greater than 1, बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों इस तरह से ये आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल बी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे साथ इन सेशन का हिस्सा बने। डेली आपके लिए सेशन आता है ट्यूसडे टू संडे। अब बात कर रहे हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन। सीआईबी महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप सीआईबी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, उसके लिए 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है। 6 मंथ की वैलिडिटी 3499 में, 1 ईयर 4999 एंड 2 ईयर 6999। 20+ बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, फाउंडेशन से लेकर क्रैश कोर्स तक का। इसके बीच में 20 बैचेस हैं। इलेक्टिव पेपर और 4 मेन पेपर सब मिलेंगे, डीपीपी मिलेगा, क्विज मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, सब मिलेगा, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा। इस समय क्रैश कोर्स रन कर रहा है, बहुत ही इफेक्टिव बैच है। सारी बातें एकदम बेसिक से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जा रहा है आपके साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोल सीआईबी फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, 2499 का है फाउंडेशन बैच, जिसमें आप बेसिक से हमारे साथ सब कुछ पढ़ सकते हैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, वो भी 2499 में आपके लिए उपलब्ध है।
इंडिविजुअल बैचेस आपके लिए 999 में हैं और इलेक्टिव पेपर्स भी आपके लिए 999 में उपलब्ध हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है jab_cap by भास्कर सर, इसके साथ जुड़ जाइए। कोई दिक्कत कोई परेशानी बेफिक्र होकर अपनी दिक्कतों को साझा करिए। हमेशा हम तत्पर रहते हैं, हमारी टीम तत्पर रहती है आपके शिकायतों, आपके क्वेरीज, आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।